हेलो स्टूडेंट्स, मैं ज्योति यूपी एग्ज़ाम पॉइंट पर आपके लिए एक बार फिर से लेके आ गई हूँ क्लास 10th की बायोलॉजी की क्लास। तो आइए, हमने कल जहाँ से छोड़ा था हम वहीं से आज फिर से नई शुरुआत करते हैं। तो हमने कल पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था, उसको विस्तृत रूप से आहार नाल के एक एक भागों को पढ़ा था। आइए, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यह पहले भी बताया है कि पाचन तंत्र हमारा जो है ये दो भागों में विभाजित है। पहला आहार नाल हो गया और दूसरा पाचक ग्रंथियाँ। हमने ये वाला टॉपिक पढ़ रखा है, कल हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा कि आहार नाल के कौन कौन से भाग होते हैं और कौन कौन सी क्रियाएँ करते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे उससे संबंधित जितनी भी ग्रंथियाँ होती हैं, क्योंकि उन्हीं से रस का श्रावण होता है। आइए देखते हैं। पाचक ग्रंथियाँ पाचन तंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उन्हीं से जैसे इंटेस्टिनल जूस हो गया, HCl हो गया, रेनिन हो गया, ये सारे निकलते हैं और वही भोजन के साथ मिक्स होकर और भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। आइए देखते हैं। पहला होता है हमारे मुख के अंदर लार ग्रंथि। लार ग्रंथियाँ, जैसा कि हमने पहले की वीडियो में भी देखा था कि लार ग्रंथियाँ हमारे अंदर 3 जोड़ी में मौजूद होती है। इसकी तो 3 जोड़ियाँ होती हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली हो गई पैरोटिड। दूसरी हो गई अधोजिह्वा। और तीसरी हो गई अधोहनु। आइए हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा कान हो गया, ठीक इसी के नीचे और नीचे वाले जबड़े के ठीक नीचे, कान के कर्णपर्व के नीचे और ये नीचे वाले जबड़े से जुड़ा हुआ, ये हमारा होता है पैरोटिड ग्लैंड। और ये हमारा ऊपर वाला जबड़ा हो गया। एक रफ डायग्राम के उससे समझते हैं हम। ये हमारा नीचे वाला जबड़ा हो गया और यहाँ पर जीभ होती है हमारी, इसी के नीचे पाई जाती है कुछ इस प्रकार से हमारी अधोजिह्वा। ये हो गया पैरोटिड और ये हो गया, इस जीभ के नीचे पाई जाती है हमारी अधोजिह्वा। तो ये जो पैरोटिड होती है ये लार ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पैरोटिड जो है ये सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड है। अधोजिह्वा जो होती है ये जीभ के ठीक नीचे पाई जाती है और अधोहनु जो है वो नीचे वाले जबड़े के नीचे पाई जाती है। तो ये 3 हमारी जो है ये लार ग्रंथियाँ हो गई, जो कि क्या करती हैं, जब हम भोजन को खाते हैं तो उसे इन तीनों का अलग अलग कार्य है। वो सभी भोजन को सलाइवा के साथ मिक्स करती हैं और इसी में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसकी वॉल में, मुख गुहा में, जिसमें चिपचिपा पदार्थ होता है म्यूकस, जो भोजन को आगे सरकाने में सहायक होता है। दूसरा हम देखते हैं जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि क्या होती है? जठर ग्रंथि जो होती है उसकी श्लेष्म कला में, जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, उसमें 3 प्रकार के ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला हो गया पाइलोरिक, दूसरा हो गया फंडिक
और तीसरा हो गया कार्डियन। ये सभी ग्रंथियाँ, ये जठर ग्रंथि के भाग हैं जो तीनों अपना अपना कार्य भोजन को पचाने में करते हैं, क्योंकि तीनों का अलग अलग कार्य है, तीनों अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स का श्रावण करती हैं। तो आइए देखते हैं, जठर ग्रंथि हमारी जो है ये HCl, पेप्सिनोजेन जैसे जूस का श्रावण करती है। और जठर रस जो होता है, ये जठर ग्रंथि जो होती है एक प्रकार का जठर रस श्रावण करती है, जिसमें कि HCl मौजूद होता है, इसमें पेप्सिनोजेन मौजूद होता है। तो इन सभी को मिलाकर जो है एक जठर रस बनता है। तो अपना देखते हैं, दूसरा टॉपिक हमारा है पाचक ग्रंथियों का, वो पैनक्रियाज है, क्योंकि पैनक्रियाज जो है बहुत सारे महत्वपूर्ण रस का श्रावण करता है। आइए देखते हैं वो क्या है, जिसे हम अग्नाशय भी कहते हैं, इसे हम पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। बाद में देखेंगे कि क्यों इसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि ये पाया कहाँ पे जाता है। आप देख सकते हैं इस वाले डायग्राम में कि ये स्टमक या फिर अमाशय से लगा हुआ एक पत्तियों की तरह संरचना है। ये पत्ती नुमा संरचना होती है, जिस प्रकार पेड़ की पत्ती हो, चाहे आम की पत्ती ले लीजिए वो भी लंबी होती है, उसी प्रकार ये हमारा पैनक्रियाज होता है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे पिंड पाए जाते हैं। इस प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें लॉब्यूल्स कहते हैं, या हम अपनी भाषा में समझने के लिए उसको सेल्स बोल देते हैं। ठीक है, तो ये डिओडेनम और स्टोमक के बीच में पाई जाती है। ये हमारा हो गया डिओडेनम, इससे जुड़ी हुई ये हो गई हमारी अग्नाशय। ठीक है, इसे संयुक्त ग्रंथि भी कहते हैं। संयुक्त ग्रंथि मतलब कि इसे मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। मिक्स ग्लैंड का मतलब आइए देखते हैं सबसे, क्योंकि ये ज़रूरी है बहुत, तो आइए देखते हैं हम क्या होती है। संयुक्त ग्रंथि इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि ये दो प्रकार से होती है। पहला हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसे हम बहिःस्रावी कहते हैं हिंदी में। दूसरा हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे हम अंतःस्रावी कहते हैं। ये हो गई बहिःस्रावी। ग्रंथि, ये हो गई अंतःस्रावी। ग्रंथि। अभी आपके मन में ये भी प्रश्न आएगा कि बहिःस्रावी और अंतःस्रावी इसे क्यों कहते हैं, क्यों ये दोनों प्रकार की होती है। तो जो ये बहिःस्रावी ग्रंथि होती है, इसे बहिःस्रावी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो भी एंजाइम सेक्रेट करती है या फिर जो भी इसमें लिक्विड होता है वो डायरेक्ट सेल में ना जाकर, कुछ इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। जैसे इसमें क्या होती है, कुछ सेल्स इस प्रकार की होती है, लेकिन कुछ सेल ऐसे जिसमें डक्ट बने हुए होते हैं। जो एक डक्ट से होते हुए तब सेल्स के अंदर ये जूस जाता है, तब उसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। लेकिन जिस ग्रंथि में डायरेक्ट जिस सेल्स में सीधे, जिनमें कोई डक्ट नहीं बना होता, सीधे जो जूस होता है या फिर जो भी लिक्विड होता है वो चला जाता है, उसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो हमारे जो ये पैनक्रियाज है, इसमें 95% जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड है। कितनी है इसमें? 95% एक्सोक्राइन है, बाकी जो 5% बचा हुआ ये है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो सबसे ज़्यादा जो पाचक तंत्र में जो ज़रूरी है वो हमारे लिए है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि इसी में सारी प्रक्रियाएं होती हैं। आइए देखते हैं, मैंने पहले भी बताया कि पत्तियों की तरह संरचना होती है इसमें, और ये छोटे छोटे पिंडों के रूप में इसमें सेल्स मौजूद होते हैं कुछ इस प्रकार। तो आइए देखते हैं किस किस एंजाइम्स का ये श्रावण करती हैं। जैसे हो गया ट्रिप्सिन हमारा, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ठीक है, तो इन सारे ये एंजाइम्स का श्रावण करती हैं। अब ये किस किस चीज़ का पाचन करते हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया है, तो आइए बताते हैं। जो ट्रिप्सिन होता है, काइमोट्रिप्सिन होता है या कार्बोक्सीपेप्टाइडेज होता है, ये प्रोटीन का श्रावण करता है। और ये किस फॉर्म में होता है बच्चों? ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इनएक्टिव मतलब
ये जब तक हमें पचाना नहीं होगा भोजन तब तक ये एकदम कहते हैं ना, जैसे सोता रहता है कोई व्यक्ति, उसको हम जब तक जगाएंगे नहीं तब तक वो जगेगा नहीं। उसी प्रकार ये जो एंजाइम होते हैं वो एक स्थिति में ऐसी रहते हैं, जब तक उनको पचाना नहीं होगा भोजन को तब तक वो एक्टिव नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर वो हमेशा एक्टिव रहेंगे तो हमारे पेट के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि इनका मीडियम जो होता है वो एसिडिक होता है, इसलिए ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। और ये प्रोटीन का पाचन करते हैं, पहले भी मैंने बताया। और दूसरा हो गया हमारा एमाइलेज। एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च का पाचन करता है, इसे मंड कहते हैं। स्टार्च, जैसे हम आलू खा लिया हमने, आलू में जो है स्टार्च होता है, तो वो सारी चीज़ों का ये पाचन करता है। लाइपेज हो गया जो कि फैट चीज़ें, जो हम फैट वाली चीज़ें खाते हैं उसका पाचन करता है। और न्यूक्लियेज, न्यूक्लियेज जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड बनाने में सहायक होता है, जो आगे चलकर हमारे आनुवंशिकता में हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि डीएनए का फॉर्म करता है, आरएनए की बनने में सहायता करता है। तो आइए हम देखते हैं, ठीक है। अभी इन तीनों को भी हमें देखना है कि ये किस प्रकार से बनते हैं। तो ये जो ट्रिप्सिन है ये बच्चों बनता है ट्रिप्सिनोजेन के, पहले ये ट्रिप्सिनोजेन के फॉर्म में रहता है। ट्रिप्सिन जो है ये ट्रिप्सिनोजेन के फॉर्म में रहता है, बाद में ये ट्रिप्सिन बनता है। जो ये काइमोट्रिप्सिन है ये काइमोट्रिप्सिनोजेन के फॉर्म में रहता है। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, यही काइमोट्रिप्सिन में बदल जाता है। उसके बाद ये हमारा जो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है ये प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज के रूप में पहले रहता है। बाद में ये बाद में कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बन जाता है, ठीक है। तो ये अब आपके मन में भी सवाल आएगा कि ये बनता कैसे है। तो जो हमारे ड्यूडेनम की वॉल होती है, ये जो वॉल है ड्यूडेनम की, ये क्या करती है, जिसे हम पटतंतु भी कहते हैं, ये क्या करती है, ये एंटेरोपेप्टाइडेज नामक एक हार्मोन बनाती है। क्या करती है, जब इसमें ये पहुंचता है, ये ट्रिप्सिनोजेन जो है इसमें पहुंचता है, तो ये क्या करती है, एंटेरोपेप्टाइडेज नामक एक हार्मोन बनाती है। जो ये हार्मोन बनता है वही जो है ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में बदलता है, और काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन में बदलता है। प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में बदल देता है। फिर उसके बाद ये एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। अब आइए इसके बारे में बात करते हैं। जो ये तीनों होते हैं, ये मैंने बताया, ये जो है ये तीनों जो होते हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये जो बाकी के होते हैं तीनों, ये क्या करते हैं, ये एक्टिव फॉर्म में होते हैं। ये हमेशा से ही एक्टिव फॉर्म में होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जब पहुंचेगा भोजन वहाँ पे तभी ये एक्टिव फॉर्म में, क्योंकि ये हमारे पेट को, हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाते हैं, इसलिए ये एक्टिव फॉर्म में ही रहते हैं। आइए देखते हैं। उसके बाद हमारे अंदर ये माल्टेज और रेनिन होता है, जो कि बहुत अल्प मात्रा में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर मैंने लेस अमाउंट में लिख दिया है। तो ये क्या होते हैं, बहुत ही अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, जो मोनोसैक्राइड होते हैं उनको डाइसैक्राइड में बदलते हैं। जैसे हो गया माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, क्या करते हैं, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में बदलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, हमारी जो ये ग्लैंड होती है इसी में कनेक्टिव टिश्यू जिन्हें हम संयोजी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक कहते हैं, संयोजी ऊतक में ही हमारे लैंगरहंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, लैंगरहंस की द्वीपिकाएं। लैंगरहंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन का
सेक्रीशन करती हैं। क्या करती हैं? ये जो द्वीपिकाएं होती हैं संयोजी ऊतक में, ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन का क्या करती हैं? श्रावण करती हैं। और ये क्या होता है? ब्लड के द्वारा ये जो जितने भी जूस हैं वो कहाँ चले जाते हैं? हमारे लीवर में चले जाते हैं। ब्लड के द्वारा कहाँ चले जाते हैं? हमारे लीवर में चले जाते हैं। इस प्रोसेस को पूरी बोलते हैं हम ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। तो ये जो मैंने बताया कि अभी भी बताया आपको, मैं फिर से बता दे रही हूँ कि जितना भी जूस होता है, ये जो ग्लाइकोजेनेसिस है, ये ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये ब्लड से हमारे लीवर में चले जाते। तो आइए हम देखते हैं लीवर कहाँ पे मौजूद होता है। इस वाले फिगर में आप देख सकते हैं, ये डिओडेनम से जुड़ा हुआ रहता है। इसकी जो वॉल होती है वो डिओडेनम से या फिर तंतुपट से जुड़ी हुई रहती है। तो आइए देखते हैं, यह एक भूरे लाल रंग का होता है। भूरे लाल रंग की संरचना होती है जिसमें बहुत सारी धमनियाँ और शिराएं मौजूद होती हैं। आइए देखते हैं, इसका वेट जो है, इसका वजन जो है वो कितना होता है? वजन जो है इसका होता है 1.5 किलोग्राम। 1.5 किलोग्राम जो है हमारे यकृत का या फिर लीवर का वजन होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें ब्लड भी फ्लो होता है, रुधिर भी इसमें बहता है, तभी ये क्रिया कर पाता है। तो इसमें जो शुद्ध रुधिर होता है वो यकृत धमनियों के द्वारा आता है, और जो अशुद्ध रुधिर होता है यकृत शिराओं के द्वारा से बाहर निकल जाता है। तो आइए देखते हैं इसमें और क्या होता है। ये जो संरचना आपको दिख रही है, ये क्या है? हमारा पित्ताशय है। क्या है? पित्ताशय है, जो लीवर में ही लटकी हुई संरचना की भांति होता है। ये क्या है? हमारा पित्ताशय है। इसी के अंदर एक रस मौजूद होता है जिसका मीडियम जो होता है वो अम्लीय होता है, जिसका मीडियम एसिडिक होता है। वो क्या करता है? यह एक हरे रंग का पदार्थ है, जैसे यहाँ की लिखा हुआ है, यह एक हरे रंग का पदार्थ होता है जिससे हम क्या कहते हैं? पित्त कहते हैं। पित्ताशय के अंदर क्या होता है? पित्त होता है। अब आपके मन में ये भी आएगा, ये बनता कहाँ पे है? तो ये बनता है हमारे लीवर में। ये कहाँ पे बनता है? पित्त जो होता है वो लीवर में हमारे बनता है, यकृत में हमारे बनता है, यकृत में बनता है। कहाँ बनता है? हमारे लीवर में बनता है, लेकिन स्टोर कहाँ पे होता है? पित्ताशय के अंदर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हम हमेशा इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, भटक जाते हैं कि ये बनता कहाँ पे है और स्टोर कहाँ पे होता है, और हमारे नंबर कट जाते हैं इससे। तो आज आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कि ये जो पित्त है पित्ताशय का, वो लीवर में हमारे बनता है, लेकिन स्टोर कहाँ पे होता है? वो जाके इस वाले पित्ताशय में। अब पित्त का काम क्या होता है? पित्त का ये काम होता है कि जैसे जो भी एसिडिक मीडियम प्रेजेंट होता है, पित्त उसको क्षारीय बनाने में सहायक होता है। आइए देखते हैं, पित्त जो है यकृत में बनता है, ये भी हो गया। और हमारा जो ये लीवर है, इसमें कुछ सेल्स मौजूद होती है, कुछ कोशिकाएं मौजूद होती है जो क्या करती हैं? हिपैरिन नामक हार्मोन का स्रावण करती है। सेल्स क्या करती हैं? हिपैरिन नामक हार्मोन का स्रावण करती है, जो क्या करता है? जो ये शिराएं होती हैं इसमें कुछ इस प्रकार से लीवर में हमारी संरचना होती है, जिसे कहते हैं नर्व कहते हैं, या हिंदी में हम नसें कह देते हैं। ये क्या होती है? शिराएँ और धमनियाँ होती हैं। शिराएँ क्या करती हैं? इनमें क्या होता है कि ब्लड, कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड क्लॉट हो जाता है। क्लॉट का मतलब खून यहीं पे जम जाता है, जिससे बहुत सारी हम लीवर संबंधित हमें परेशानियां होने लगती हैं। तो ये क्या करता है? जो हिपैरिन हार्मोन होता है, ये शिराओं में खून को जमने से बचाता है। इसका यही मुख्य काम है इस हार्मोन का, हिपैरिन हार्मोन का। तो हमने क्या समझा? लीवर एक लाल भूरे रंग की संरचना है जिसका वेट जो है 1.5 किलोग्राम होता है। इसी में एक लटकी हुई संरचना है जिसका नाम पित्ताशय है। पित्ताशय में हरे रंग के पित्त का रस का श्रावण होता है, और ये बनता कहाँ पे? लीवर में बनता है। स्टोर कहाँ पे होता है? ये पित्ताशय में स्टोर होता है, जो कि अम्लीय चीज़ों को क्षारीय बनाने में सहायक होता है। हमारे जो पाचन तंत्र है, इसमें जो हमारी आंत होती है, इसमें भी कई सारी पाचक रसों का श्रावण होता है। तो आइए देखते हैं,
हमारी जो आंतरिक ग्रंथियां हैं, जो आंत में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रंथियां हमारी आंत में पाई जाती हैं। हमारी आंत में जो पाई जाती है वो क्या होती है? आंतरिक ग्रंथियां या फिर इंटेस्टिनल ग्लैंड इसे कहते हैं। आइए देखते हैं इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की श्लेष्म कला, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या है? छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि हमारी जो छोटी आंत होती है, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें कई सारी ग्रंथियां होती हैं जो क्या करती हैं? आंतरिक रस का स्रावण करती हैं। जो हमारी छोटी आंत होती है, एक बार फिर से समझते हैं, जो हमारी छोटी आंत होती है इसमें बहुत सारी आंतरिक ग्रंथियां होती हैं जो क्या करती हैं? आंतरिक रस का स्रावण करती हैं। और इसी आंतरिक ग्रंथि में क्या होता है? जो सबसे प्रमुख होता है वो क्या होता है? श्लेष्म मल होता है, जो क्या करता है? जो सारा पाचन की क्रिया करके जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो क्या होता है? वो श्लेष्म मल होता है। वो क्या करता है? बाद में गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर हो जाता है। तो आइए देखते हैं, हमारा ये मुख गुहा है, इसमें क्या होता है? इसमें कई सारी लाल ग्रंथियाँ होती हैं। हम भोजन को खाते हैं, वो दांत उसे पीस कर एकदम छोटे पदार्थ में बदल देता है। जो अब अधपचा भोजन होता है उसे हम बोलस कहते हैं। और बोलस क्या करता है? बोलस क्या होता है? वो ग्रसनी से होकर श्वास नली में ना जाकर ग्रास नली में जाकर, क्योंकि यहीं पर जाना होता है भोजन को, ग्रास नली में जाकर, और ग्रास नली में किसी भी प्रकार के एंजाइम नहीं पाए जाते, ना ही यहाँ पर कोई पाचन होता है। पहले भी मैंने बताया था आपको। उसके बाद ये जो भोजन है वो यहाँ से म्यूकस होता है, इसमें जो भोजन को सरकाता है आगे हमारे आमाशय में जाता है। आमाशय से जाकर सारे एंजाइम्स में इसमें मिक्स होते हैं, लीवर में सारे एंजाइम्स सारी क्रियाएं करते हैं। उसके बाद क्या करता है? भोजन हमारी कहाँ जाता है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, छोटी आंत में जाता है। सब आमाशय में 4 से 5 घंटे हमारा भोजन रहता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? सबसे ज़्यादा जो प्रक्रिया होती है पाचन की वो हमारी छोटी आंत में होती है। छोटी आंत में भोजन अच्छे से जब पच जाता है तो बचा हुआ जो प्रक्रिया होती है वो बड़ी आंत में होती है। बड़ी आंत में क्या होता है? सारे पोषक तत्व बॉडी जब ले लेती है तो बड़ी आंत में हमारी आकर इसमें श्लेष्म कला में इसकी मल जो है वो अलग हो जाता है। और मल जो हो क्या करता है? वो मल द्वार से जाकर उसमें एक होल किस होता है और उसी के द्वारा शरीर से मल जो है हमारे वो बाहर हो जाता है। तो बच्चों, ये हमारा जो है टॉपिक आज, ये विषय जो है पाचन तंत्र, ये हमने आज पूरा कर लिया। अब हम दूसरे दिन देखेंगे कि हमारा टॉपिक आगे का क्या है और हम उसे पढ़ेंगे अच्छे